गवार देवरानी। आज रीता 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। रीता की देवरानी राधिका ने अपने हाथों से रीता के लिए टिफिन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन। और रीता के करीब पहुंची तो रीता ने उसे गले लगा लिया। रीता की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से दिल्ली के पॉश इलाके में बहू बनकर आने वाली राधिका के लिए अपने ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो रीता पीछे हटते हुए बोली, ओहो व्हाट इज दिस, यह किसी जमाने में जी रही है। गवार कहीं कि आजकल कोई पैर छूता है क्या? यह हाईटेक युग है। हाय हेलो और हक करने का जमाना है। लगता है यह लड़के एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल लो राधिका, नीरज ने हंसते हुए कहा। राधिका आगे बढ़ी तो रीता ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस दूर से नमस्कार कर दो, मैं मान लूंगी। राधिका दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई। शादी के पहले दिन से ही जेठानी रीता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी दिल्ली की गलियों में बचपन बिताने वाली रीता को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। रीता ने अपने देवर नीरज की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी वर्षा से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु नीरज ने उसकी एक ना सुनी थी। वर्षा मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीक होती थी। फैशन शोज के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। वर्षा का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। वर्षा फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। रीता किटी पार्टियों, शॉपिंग और पिकनिक की जबरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी कोई मूल लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब नीरज ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो रीता के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए, शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जल भुनकर रह गई। नीरज मेडिकल का छात्र था। जब वह MBBS के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र के विवाह में शरीक होने के उसके गांव गया था। वह पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर नीरज को पहली नज़र में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक हरे भरे खेत, नृत्य करते मोर आदि ने नीरज को इतना प्रभावित किया कि वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में ही नीरज ने राधिका को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने राधिका को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद में नीरज की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने राधिका का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप राधिका थी। दोस्त के विवाह के बाद नीरज ने राधिका के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसने अपने दोस्त के पिता राकेश से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा राधिका पंडित नेहरू लाल की ज्येष्ठ कन्या है। वे सेवानिवृत्त अध्यापक हैं जो 1 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। घर की गरीबी के कारण राधिका ने कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। राधिका मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारी, सुशील और बुद्धिमान है। राधिका की आवाज़ बहुत ही मीठी और सुरीली है। वह बहुत अच्छा गाती है। तुमने शादी में संगीत संध्या में राधिका के गीत सुने होंगे। नीरज, एक बात मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि राधिका के विवाह की चिंता ने नेहरू लाल की नींद हराम कर दी है। उनके बिरादरी के कई लोग राधिका को देखने आते हैं पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। राधिका से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं। पंडित जी की पत्नी का अल्पावधि बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाया पर उसे बचा ना सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ ही टूट गई। राकेश जी ने नीरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे नीरज, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील, सुसंस्कारित हैं।
अगर राधिका तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। राकेश जी की बातों से नीरज के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी दिल्ली जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। राकेश जी ने अल्प विराम के बाद कहा, बेटा कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार बात जरूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से जरूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद भी मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, राधिका तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है। राधिका का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांककर तल को देखा जा सकता है। अंकल, विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं कल ही दिल्ली जा रहा हूँ। आप चाहें तो राधिका के पापा से बात कर सकते हैं। नीरज उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, राकेश जी ने कहा। नीरज ने दिल्ली पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो रीता भाभी क्रोधित हो गईं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, मैंने तो वर्षा से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। दिल्ली जैसे शहर में गांव की लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे वर्षा पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि वर्षा हाई फाई। नीरज मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था, मगर रीता ने नीरज की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है वर्षा में? दिखावे में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई सोसाइटी से ताल्लुकात रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए रीता मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना। तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? नीरज के बड़े भाई धीरज ने रीता को समझाते हुए कहा, लेकिन तब तक रीता अपने कमरे में जा चुकी थी। 2 ही दिनों बाद नीरज अपने माता पिता को लेकर राधिका के गांव पहुंच गया। राधिका सभी को पसंद आ गई। नीरज की मम्मी ने तो राधिका के हाथ में शगुन भी दे दिया। चट मंगनी और पट विवाह हो गया। रीता की नाराजगी के बावजूद राधिका इस घर की बहू बनकर आ गई। राधिका को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी रीता की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था। वह बात बात पर राधिका पर ताने कसती थी, लेकिन राधिका ने मानो विनम्रता का चोगा पहन लिया हो। वह रीता के तानों पर छू तक न करती, चुपचाप सहन करती रही। राधिका जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, इसलिए इस वक्त खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता है। राधिका से रीता इस कदर नाराज थी कि वह उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। रीता के बैंक जाने के बाद ही राधिका का किचन में प्रवेश होता था। राधिका के सास ससुर रीता के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे हमेशा खामोश ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी दरवाजे पर जल्दी दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने रीता की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। रीता ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई थी। किसी भले व्यक्ति ने रीता को नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फोन आते ही रीता के पति धीरज और राधिका तुरंत अस्पताल पहुंचे। रीता आईसीयू में है। डॉक्टरों ने बताया कि वह अभी बेहोशी की अवस्था में है। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उसके सिर में कोई चोट नहीं आई, मगर वह घबराकर बेहोश हो गई। उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। अस्पताल में रहना पड़ेगा। करीब 3 सप्ताह के बाद रीता को अस्पताल से छुट्टी मिली। नीरज और राधिका के साथ रीता घर पर आई। घर के दरवाजे पर रीता को रोककर राधिका ने कहा,
भाभी अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, इसलिए आपको अब आराम करने की सख्त ज़रूरत है। आज से आप मुझे कोई और भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी। ऐसा मुझसे वादा करो, तभी आपको मैं घर के अंदर आने दूंगी। यह कहने के साथ ही राधिका बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। रीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने राधिका को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रूंधे कंठ से बोली, राधिका मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 3 सप्ताह से सब कुछ भूलकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करेगा। राधिका, तुम्हें इस घर में आए अभी 6 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुल बाड़ी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया। मुझे नीरज की पसंद पर गर्व है। राधिका, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है मगर असंस्कारित नहीं। वंदना प्लीज़, पहले तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफ़ी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, यह तो आपका विनय है भाभी। कहते हुए राधिका ने अपनी जेठानी को भाव में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो हम अंदर चलें क्या? मुझे और नीरज को जोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े धीरज ने नीरज की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई साहब, खत्म हो गई हमारी डायलॉग बाजी। आप सब भीतर आइए। मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए राधिका ने अपने दोनों हाथ रीता की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे राधिका का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना। आपने कब से इसे कसकर पकड़ रखा है? आपको बैंक जाने में देर हो रही है, राधिका ने कहा। ओ सॉरी राधिका, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए रीता ने राधिका के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति धीरज के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी।